हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में हम कृतिका आपकी पाठ्यपुस्तक से रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी पढ़ रहे थे और इस एकांकी में अब तक आपने पढ़ा कि एक मध्यम वर्गीय पिता रामस्वरूप अपनी पुत्री उमा के लिए एक रिश्ता देखते हैं और आज लड़के वाले उनकी पुत्री उमा को देखने आने वाले हैं। वे सुबह से ही बैठक की साज सज्जा और साफ सफाई में नौकर रतन के साथ लगे हुए हैं। अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं, अर्थात उमा की मां से, कि वह उमा को ठीक से समझा दे कि वह करीने से तैयार होकर आएगी और अपनी शिक्षा के विषय में केवल मैट्रिक ही बताएगी, क्योंकि लड़के वाले दकियानुसी विचारों के हैं। उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और शायद उनकी इसी बात से उमा नाराज है कि उसे झूठ बोलना पड़ेगा। प्रेमा कहती है, मैंने बहुत समझाया पर वह मानती नहीं। आपके ज्यादा पढ़ा लिखा देने से यह नौबत आई है। उमा सुनती ही नहीं है मेरी। वह कहते हैं, जाकर समझाओ और नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं। तो प्रेमा बताती है कि सब तैयार है, बस मक्खन नहीं आया। तो रामस्वरूप थोड़ा खींचते हैं कि प्रेमा ने इतनी देर में क्यों बताया कि मक्खन नहीं है। तो वह रतन से मक्खन लाने को कहते हैं और फिर रामस्वरूप कहते हैं उमा से कहना कि लड़के वाले दकियानुसी विचारों के हैं और दोनों ही पिता पुत्र बहुत ही पढ़े लिखे हैं, पर वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। उनका तो मन करता है कि दोनों को ठीक से खरी खरी सुना दे, पर उन्हें अपनी बेटी का विवाह करना है, इसीलिए वह चुप है। तभी रतन आकर बताता है कि दो लोग आते हैं। तब रामस्वरूप रतन से कहते हैं कि वह अभी तक बाजार क्यों नहीं गया। फिर वह उसे भेजते हैं और स्वयं ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। दोनों अंदर आते हैं। लड़के शंकर की कमर झुकी हुई है और वह बिना बात के ही हंसता रहता है। गोपाल प्रसाद लोक व्यवहार में चतुर जान पड़ते हैं। रामस्वरूप बातचीत करते हैं और बातचीत में शंकर से पूछते हैं कि उसकी पढ़ाई में 1 साल बचा है। तो शंकर कहता है कि उसे 2 साल लग सकता है। तो यहाँ पता चलता है कि लड़के की पढ़ाई के विषय में, अर्थात उसके फेल होने के विषय में भी बातें छुपाई गई हैं और इस बात को गोपाल प्रसाद छिपा जाते हैं और उन बातों को पूरी तरह से दूसरी ओर मोड़ देते हैं। फिर दोनों, अर्थात रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद, अपने जमाने की बातों में खो जाते हैं। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि रिश्ते की बात अब आगे बढ़ाएं। तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि चाय नाश्ता करके करते हैं। रामस्वरूप जी चाय लेने के लिए अंदर जाते हैं और तब गोपाल प्रसाद घर का मुआयना करके कहते हैं शंकर से कि घर से तो इनकी हैसियत ठीक जान पड़ती है। फिर वह शंकर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं, तुम्हारी बैकबोन, और इस बात को बीच में ही छोड़ देते हैं। शंकर की पीठ झुकी हुई रहती है और मानो वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, पर वह बीच में ही रुक जाते हैं क्योंकि रामस्वरूप चाय लेकर के बाहर आते हुए उन्हें दिखाई पड़ते हैं। फिर चाय नाश्ता होता है। अब देखें एकांकी में आगे क्या होता है। शंकर कहता है, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। फिर दोनों हंसते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप भी हंसते हैं, कहते हैं, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। फिर तश्तरी को गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं और कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर?
तो शंकर कहता है किस मामले में? रामस्वरूप कहते हैं कि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। पर रामस्वरूप की इस बात को बीच में ही गोपाल प्रसाद काटते हैं और कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। तो इस तरह से गोपाल प्रसाद रामस्वरूप जी से पूछते हैं कि आपकी बेटी तो खूबसूरत है ना? तो रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, आप अभी देख लीजिएगा। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं चतुराई से, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप जी कहते हैं, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है, अर्थात आप बिना देखे ही मानो रिश्ता तय कर रहे हो। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायचा तो मिल ही गया होगा? रामस्वरूप जी कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो जायचे से तात्पर्य जन्मपत्री कुंडली से है, और यहाँ ये भी पता चलता है कि ये कुंडली मिलान में विश्वास रखते हैं। तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर के चरणों में कुंडली रख दी है और उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से कुंडली भी मिल जाएगी। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। फिर थोड़ा रुकते हैं और कहते हैं, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? रामस्वरूप कहते हैं चौंक कर, क्या? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। तब रामस्वरूप कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए कैसे एक बेटी का पिता लड़के वालों की हाँ में हाँ मिला रहा है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी करने की मजबूरी है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछे इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना, काबिल होना, मगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। तो गोपाल प्रसाद के व्यू से पता चलता है कि उनकी सोच है कि यदि लड़कियों को भी पढ़ा लिखा दिया तो घर के काम कौन करेगा। तो उनका मतलब है कि यदि लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं तो घर के काम ठीक से नहीं करती हैं। तो देखिए कैसी दोहरी मानसिकता है। और यहाँ ये भी पता चलता है कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की होनी चाहिए, पुरुषों की नहीं। रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। तो यहाँ सब एक ही सुर में सुर मिला रहे हैं। आगे देखते हैं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। तो यहाँ गोपाल प्रसाद का तात्पर्य है कि शिक्षा, ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को मिलनी चाहिए, स्त्रियों को नहीं, और स्त्रियों के नाम सिर्फ घर गृहस्थी के काम होने चाहिए, उन्हें ऊंची शिक्षा नहीं देनी चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, चाय और लीजिए शंकर से। शंकर कहता है, नहीं धन्यवाद, वह पी चुका है। फिर रामस्वरूप कहते हैं गोपाल प्रसाद से कि आप और लेंगे? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। तो रामस्वरूप कहते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। फिर रामस्वरूप अपनी बात को बीच में ही छोड़ते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ। फिर वह मेज को एक तरफ सरका देते हैं और अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से आवाज देते हैं, जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद कहते हैं, जी नहीं। फिर पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े हैं उसके, गर्दन उसकी झुकी हुई है, और बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही उसे ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं, यही
यही है उनकी बेटी। और कहते हैं लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और उसका नाक पर रखा हुआ सोने के रेम वाला चश्मा पिता पुत्र दोनों को दिख जाता है और दोनों चौंक उठते हैं और कहते हैं चश्मा। रामस्वरूप सकपका जाता है और समझ जाता है बात को, तो वह कहता है वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अर्थात उसकी आंखें नहीं कमजोर हैं, आंखें दुखने के कारण बस कुछ दिनों के लिए उसे चश्मा लगाना है, तो बहाना करते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, तो रामस्वरूप सफाई देते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ। फिर वह कहते हैं उमा से बैठो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं वहां बैठ जाओ उमा उस तख्त पर अपने संगीत के सितार और हारमोनियम इत्यादि के साथ। तो उमा वहां बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। रामस्वरूप उमा से कहते हैं। तो उमा सितार उठाती है और थोड़ी देर बाद मीराबाई का एक मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है और उसके स्वर से पता चलता है कि उसे गाने का बहुत ही अच्छा ज्ञान है और उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, उसका सिर उठ जाता है भजन गाते गाते। और अचानक ही उसकी दृष्टि शंकर पर पड़ती है और शंकर पर जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ती है वह भजन गाना बीच में ही छोड़ देती है। फिर रामस्वरूप कहते हैं क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है तो गोपाल प्रसाद टोकते हैं और कहते हैं अभी ठहरो बेटी। तो रामस्वरूप कहते हैं थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा फिर बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप रहती है, वह कुछ नहीं बोलती है। तो उसकी जगह रामस्वरूप कहते हैं हाँ वह तो मैंने आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह भी। रामस्वरूप कहते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ। तो इस प्रकार से गोपाल प्रसाद पूरी तरह से उमा का जैसे इंटरव्यू ले रहे हो कि उसे क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, इस तरह की पूरी जानकारी ले रहे हो। तो इस एकांकी में आज बस इतना ही। आशा है आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा और आपको यह एकांकी पसंद भी आई होगी। अपने अगले वीडियो में हम इस एकांकी का अगला भाग लेकर के प्रस्तुत होंगे।